हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट स्टार्ट। आज मैं आप लोगों के साथ सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी परिपक्वता एवं आयु। हमारी जो मेच्योरिटी और जो एज होती है वो अधिगम को प्रभावित करने वाली व्यक्तिगत कारक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम निर्योग्यता, लर्निंग डिसेबिलिटीज का लक्षण है। भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा विकार, अभिप्रेरणा का अभाव। तो जो हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है उसका जो लक्षण होता है वो होता है अवधान संबंधी बाधा विकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है ये कई प्रकार की होती है, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मोर्फिया, डिस्कैलकुलिया। तो ये कई प्रकार की होती है और ये अवधान संबंधी विकार होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिख सकते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं, सभी छात्रों के लिए। जो रचनात्मक लेख का नियोजन होता है वो सभी छात्रों के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी इन सभी ऑप्शनों में एक वर्ड दिया है जो कि केवल, तो केवल जो है सीटेट के एग्जाम में एक निगेटिव वर्ड माना जाता है। अगर आपको ये किसी भी ऑप्शन में दिख रहा है तो 100% चांसेस है कि वो ऑप्शन जो है वो गलत हो। तो आपको इस तरीके से भी आप जो है अपना राइट आंसर निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? शिक्षार्थियों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर, उत्सुकता और इच्छा शक्ति, उपयुक्त सभी। तो ये सभी ही कारक सीखने को प्रभावित करते हैं, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो शिक्षार्थी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य होता है वो भी उसके सीखने को प्रभावित करता है, साथ ही उसकी प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर भी उसको प्रभावित करता है और उसकी उत्सुकता और इच्छा शक्ति भी उसको प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार यानी कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंध है? विकासवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी, संज्ञानवादी। तो जो इस प्रकार का सिद्धांत है यानी कि जो ऑब्जर्वेशन बिहेवियर पर आधारित होता है वो व्यवहारवादी सिद्धांत से अपना संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करना, अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री क्रियाओं में हिस्सा लेना, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करना, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना। तो जो एक शिक्षार्थी होता है उसको कभी भी चीज़ों को याद करने के लिए यानी कि मेमोराइज करने के लिए रोट मेमोराइजेशन को आपको बढ़ावा नहीं देना है बल्कि इसको कम करना है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा ही गलत है, क्योंकि शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षाएं, प्रश्नोत्तरी और खेल दत्त कार्य। तो जो रचनात्मक आकलन होता है उसके लिए मौखिक कार्य, प्रश्नोत्तरी और खेल दत्त कार्य जो होते हैं वो एक अच्छे उपकरण माने जाते हैं, बट सत्र अंतर परीक्षाएं जो होती है वो योगात्मक आकलन यानी कि सम्मेटिव आकलन के अंतर्गत आती हैं।
तो जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए फिर से पूछा है कि उचित उपकरण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान डैश के बाद होना चाहिए। सघन अभ्यास कार्य, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, समुचित उपचारात्मक कार्य। तो जो निदान के बाद किया जाता है, यानी जब हमारी कठिनाइयों का, कारणों का पता लगाने के बाद जो चीज़ें की जाती है वो होता है उपचारात्मक कार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले आपके उन कारणों को पता करता है कि आपके अंदर कौन सी बीमारी है या फिर क्या आपको हुआ, यानी वो सबसे पहले क्या करता है, कारण पता करता है, निदान करता है। उसके बाद क्या करता है, वो आपको दवाइयाँ देता है, आपका उपचार करता है। तो इसी प्रकार पहले एक जो शिक्षक होता है वो शिक्षार्थी की कमियों का निदान करता है, यानी कि उसके सीखने में कहाँ पे कमी रह गई है वो उसको जानने का प्रयास करता है। बाद में वो उसका उपचार करता है, यानी कि अपने तरह तरीके के शिक्षण उपागमों का प्रयोग करके उसको शिक्षा प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सभी। तो ये जो है सभी शिक्षण कुशलता से संबंध रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में पूर्ण निवरता। तो जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। आप एक अति सक्रिय बालक, हाइपर एक्टिव चाइल्ड को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने को काम देंगे। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हाइपर एक्टिव चाइल्ड होता है उसे हम छोटे मोटे बेसिकली काम दे सकते हैं जिससे कि वो उनमें लगा रहे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी से श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप बच्चों की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू कर देंगे। तो जब अभिभावक आपसे मिलने नहीं आ रहा है तो एक शिक्षक का एक कर्तव्य है कि आप उनसे खुद जाकर मिलने, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे की जिज्ञासा को यानी क्यूरियोसिटी को शांत करनी चाहिए। जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बच्चे की जिज्ञासा को तुरंत ही शांत कर देना चाहिए जब उसके द्वारा जिज्ञासा की गई हो। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो जो एक शिक्षक होता है उसको अपने विषय का भी ज्ञान होना चाहिए, साथ में बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। तो जो है ऑप्शन नंबर डी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी। तो जो शिक्षक होते हैं और एक विद्यार्थी होता है उसके मध्य स्नेह, विश्वास और सम्मान तीनों का ही संबंध होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंद्विता की भावना को, तटस्थता की भावना को। जो एक अच्छा अध्यापक होता है वो विद्यार्थियों के मध्य कोऑपरेशन यानी सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों में नैतिकता की स्थापना करने के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना,
उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकाल सभा में उपदेश देना। तो जो शिक्षकों की बच्चों की नैतिकता की स्थापना करने के लिए सर्वोत्तम मार्ग है वो है शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, शिक्षण अनुदेशन है। तो इसमें पूछा है कि शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षण जो है, अनुदेशन है, ये कथन जो है वो सत्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगौड़ापन, स्वालीनता। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्वालीनता, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। तो जो बाल अपराध है या फिर कमजोरों को डराने वाला व्यवहार जो होता है, वो भगौड़ापन जो होता है, वो सारी चीज़ें भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करती हैं, बट स्वालीनता जो है वो भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, जब वे चाहें। जो है इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। तो हे फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ सीडीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।